हार्ट टचिंग स्टोरी में आप सुन रहे हैं हम बेवफा ना थे कहानी का पहले से 10वां भाग। रॉयल्स राजपूताना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस न्यूयॉर्क अमेरिका। सुबह के 10 बज रहे थे। सभी एम्प्लॉय आ चुके थे और पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मची हुई थी, जैसे कि कोई इंस्पेक्शन की टीम आने वाली हो। सब तेजी से अपना काम निपटाने पर पड़े थे। सब अपना 100% वर्क कंप्लीट करने पर जुटे थे। कई टेबल पर वर्कर्स का भी झुंड जमा था। यह वो थे जिनका काम लगभग पूरा हो चुका था। सभी के चेहरे पर खुशी वाले भाव थे। पिछले कई दिन से कंपनी के शेयर के भाव आसमान छू रहे थे। ये जाहिर तौर पर एक अच्छा संकेत था, पर ऑफिस वालों की असली मुश्किल आज उनके बॉस के आने को लेकर थी, जिसके कारण पूरे ऑफिस में आर्मी रूल फॉलो किया जा रहा था। कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। कोई यह नहीं चाहता था कि उसके एक काम से सर का मूड बिगड़े और पूरे ऑफिस को इस खुशी में मिलने वाली दमदार बोनस का नुकसान हो। इस कारण पूरा ऑफिस एक ग्रुप की तरह काम कर रहा था। जिन लोगों के काम पूरे नहीं हुए थे, दूसरे एम्प्लॉय उसमें उनकी मदद कर रहे थे। तभी एक चमचमाती हुई ब्लैक रॉयल गाड़ी आकर दफ्तर के सामने लगी। गाड़ी के गेट से एंटर होने से पहले ही ऑफिस में लगा हुआ अलार्म जोर जोर से बजने लगा, जो कि सारे एम्प्लॉयर्स को बताने के लिए काफ़ी था कि कंपनी के मालिक आ रहे हैं। अलार्म सुनकर सारे एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से बैठ गए। सबके हाथों में कांग्रेचुलेशन कार्ड और एक फूल था, जिसको कि उन लोगों ने अपनी अपनी डेस्क के आगे रख दिया था। गाड़ी के दफ्तर के सामने रुकते ही गार्ड ने तेजी से बढ़कर दरवाज़ा खोला और गाड़ी में से करीब 35 या 37 साल का युवक निकला। 6 फीट से कुछ अधिक हाइट, मस्कुलर बॉडी, थोड़ी हल्की बड़ी हुई सेव और दुनिया भर की कठोरता चेहरे पर थी। सर से पांव तक उसने ब्लैक कलर का ही कॉम्बिनेशन पहन रखा था। बस हाथ में चमचमाती हुई सोने की चेन वाली राडो घड़ी थी और ब्लैक सूट पर लगाया हुआ सोने का कलम, जिसमें कि हीरे जड़े हुए थे और उन हीरों से ही उस पर आर लिखा हुआ था। युवक ने एक नज़र सामने खड़ी 10 मंजिला इमारत पर डाली और सीधे ऑफिस गेट से चला गया। ड्राइवर ने गाड़ी ले जाकर पर्सनल पार्किंग में लगा दी। ऑफिस तक पहुंचने के लिए उस युवक ने पर्सनल लिफ्ट का यूज़ किया। लिफ्ट में जाते ही उसने अपना हाथ स्कैनर पर रख दिया और 7th फ्लोर का बटन दबा दिया। यह है मिस्टर रणविजय सिंह राणावत, रॉयल राजपूताना के एमडी। पिछले करीब 5 साल से रॉयल राजपूताना के एमडी के पद पर निर्विरोध चुने जा रहे हैं। पहले तो इनकी रॉयल्स राजपूताना कंपनी केवल इंडिया के टॉप 10 में आती थी, लेकिन जब से इन्होंने इस कंपनी का कार्यभार संभाला है, तब से लेकर आज तक कंपनी ने केवल सफलता के ऊंचे मुकाम को ही छुआ है, जिसका परिणाम है कि आज ये विश्व की प्रमुख कंपनियों में एक है। पिछले 1 सप्ताह से ये अपने वर्ल्ड टूर पर निकले हुए थे और इसी दौरान उन्होंने करीब 4 कंपनियों को ओवरटेक किया था और कई कंपनियों को साथ अच्छे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जिससे इस पूरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को काफ़ी फ़ायदा होने वाला था। इस कारण इस टाइम मार्केट में इनकी कंपनी के शेयर इतनी तेज़ी से उछले थे कि इन्होंने पिछले 20 साल से लगातार शीर्ष स्थान पर रहने वाली कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया था। इनकी यह पर्सनल लिफ्ट केवल इन्हीं के स्कैनिंग से काम करती थी। इनके अलावा किसी को भी इस लिफ्ट को यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। 7th फ्लोर पर इनका ऑफिस था। लिफ्ट सीधे जाकर 7th फ्लोर पर रुकी। गेट के ओपन होते ही दरवाजे के ठीक सामने इनकी सेक्रेटरी मिस एलिना, उम्र 26 साल, खड़ी थी। गुड मॉर्निंग सर। एलिना ने सर झुकाकर गुड मॉर्निंग विश किया। जवाब में रणविजय ने अपने सर को हल्का सा हिलाया और आगे बढ़ने लगा। यहाँ ऑफिस में और सब कुछ कैसा चल रहा है? रणविजय ने एलिना से पूछा। सब कुछ बढ़िया है सर। कांग्रेचुलेशन, हमारी कंपनी वर्ल्ड की टॉप कंपनी में आ गई है। सारी एम्प्लॉइज इस चीज़ को लेकर बहुत उत्साहित हैं और आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहते हैं, एलिना तेजी से बोली। मिस्टर राणावत ने उनके बधाई का जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा और तेजी से आगे अपने केबिन की तरफ बढ़ चले। एलिना उनके पीछे दौड़ती भागती हुई उनसे आज के शेड्यूल के बारे में जा रही थी। केबिन पर के दरवाजे पर पहुंचकर मिस्टर राणावत ने एलिना की तरफ देखा। एलिना उनके आंखों के इशारे को समझ गई और उसने तेजी से सिर हिलाकर कहा, ओके सर, मैं लाती हूँ। सुनो, जितने भी कांग्रेचुलेशन कार्ड हैं, सबको कलेक्ट कर लो और सबको 2 घंटे के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठे होने के लिए बोलो, रणविजय ने ऑर्डर दिया। ओके सर,
मिस एलिना एक गहरी सांस छोड़ी और मिस्टर राणावत की कॉफ़ी बनाने के लिए चल दी। मिस्टर राणावत अपने केबिन का दरवाज़ा खोलकर अपने केबिन के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने एक पूरी नज़र अपने केबिन पर दौड़ाई। सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था। नीले और सफ़ेद रंग के कॉम्बिनेशन वाले इस केबिन का इंटीरियर उनकी आंखों को सुकून पहुंचा रहा था। उन्होंने अपना कोट खोलकर चेयर पर डाला और खुद चेयर पर रिलैक्स हो बैठकर आंखें मूंद लीं। एक सप्ताह तक की ये भाग-दौड़ वाकई थकान देने वाली थी। पूरा समय उसका केवल उबाऊ बिजनेस मीटिंग्स में निकल गया था। एक सप्ताह के बाद वापस अपने ऑफिस में पहुंचकर रणविजय अब अपने आप को कुछ पुरस्कून महसूस कर रहा था। उसने अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन खोला और टाई की नॉट थोड़ी ढीली की और अपना एक हाथ अपने आंखों पर रख लिया। लगातार जागते रहने के कारण आंखें बोझल हो रही थीं और हल्का-हल्का सर में दर्द भी हो रहा था। आंखें बंद करते ही उनकी आंखों के आगे एक खूबसूरत चेहरा लहराया। यह चेहरा, उनकी ताकत, उनका प्यार, उनकी दुनिया, उनका जहान, सब कुछ थी। इन्होंने हाथ आगे कर उस चेहरे को हाथ में लेने की कोशिश की। उस चेहरे की मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत थी कि रणविजय की सारी थकान एक ही पल में दूर होने लगी। चेयर पर बैठे ही बैठे रणविजय के होंठ हल्के से मुस्कुराने के लिए फैले। उस चेहरे की आंखों में इतनी चमक थी जिसने रणविजय की जलती हुई आंखों को पल में ठंडा कर दिया था। मुस्कुराते हुए चेहरे के होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गहरी लाल थी। जैसे हवा चलने पर फूल की पंखुड़ियां कांपती हैं, उसी तरह ये होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे अभी के अभी खुलकर रणविजय को उसकी कामयाबी के लिए कांग्रेचुलेशन कहने के साथ साथ एक खूबसूरत इनाम भी देने वाले हैं। रणविजय आगे बढ़कर पहले ही उन होठों के शब्द अपने होठों से चुरा लेना चाहता था। उस चेहरे की खूबसूरती पूरी तरह से डूब जाना चाहता था। रणविजय का गला प्यास से सूखने लगा। रणविजय अपनी प्यास बुझाना चाहता था। चेयर पर बैठे बैठे ही वह आगे उस चेहरे की तरफ झुकने लगा। तभी अचानक से उस खूबसूरत लड़की ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, हाँ चाहिए मुझे पैसा, हाँ मैं भागती हूँ पैसे के पीछे। अरे पैसों की बिना तो दुनिया ही नहीं चल सकती। हमारी गृहस्थी क्या खाक चलेगी। आज सामने जिस प्यार के बारे में खड़े होकर पूछ रहे हो ना, खत्म हो जाता हमारा ये प्यार। अगर ये पैसा नहीं होता तो कुछ नहीं रहता हमारे पास, नहीं हमारा प्यार और ना ही हमारी जिंदगी। रणविजय जैसे नींद से जागा, वह घबराकर 2 कदम पीछे होने लगा। वह अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। नहीं, रणविजय जोर से बोला। सर के दिमाग में भी क्या चलता है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता। सारे एम्प्लॉयज़ की सारी सुविधा का ध्यान भी रखते हैं, पर कुछ जताते नहीं। जताते तो ऐसे हैं जैसे कि इनके जैसा इमोशनलेस और हार्डलेस पर्सन दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया के सबसे खड़ूस और अकड़ू बॉस है, पर हकीकत तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। नो नो एलिना, सर के बारे में तुझे कुछ भी नहीं सोचना है। अगर 2 सेकंड की भी देरी हुई तो सर तुझे फायर करने में 1 सेकंड भी नहीं लेंगे। और इससे अच्छी जॉब इस पूरे वर्ल्ड में तुझे कहीं नहीं मिल सकती। ना ही इतनी खूबसूरत सैलरी और ना ही इतनी फैसिलिटी। इसलिए चुपचाप सारी बातों से ध्यान हटाकर फास्टली डू योर वर्क एलिना। ओह गॉड, ऐसा इमोशनलेस हार्टलेस पर्सन मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखा। एलिना अपने ही मन में रणविजय के बारे में सोचती और बोलती हुई एक इमेजिनेशन बना रही थी। उसका पूरा ध्यान कॉफ़ी बनाने में था, क्योंकि अगर इस कॉफ़ी के स्वाद में अगर थोड़ी सी भी रणविजय को कमी लगती तो फिर यह कॉफ़ी सीधे फर्श पर टूटे हुए मग साथ अपनी किस्मत पर रो रही होती और साथ में एलिना भी। इस बात को सोचकर ही एलिना के पूरे बदन ने झुरझुरी सी ली। हाय मिस एलिना। कॉफ़ी लेकर जैसे ही वो मुड़ी, उसके पीछे शिवम खड़ा था। ओह हेलो शिवम, तुमने तो मुझको बिल्कुल डरा ही दिया था। एलिना घबराती हुई बोली। किसी तरह से उसने मग में से कॉफ़ी छलकने से बचाया था। क्या हुआ मिस एलिना, सब सही है ना? शिवम ने पूछा। जवाब में एलिना ने कंधे उचका दिए। बंदा अगर मुंह से कुछ ना बोले तो कैसे समझ में आएगा कि क्या ठीक है और क्या नहीं? मतलब? शिवम को हैरानी हुई। मैं अपने बॉस की बात कर रही हूँ। कितने हैंडसम है ना? पर देखो, लगता है जैसे गॉड इस खूबसूरत चेहरे को बनाने के बाद उसमें दिल डालना ही भूल गया है। एलिना ने अदा के साथ अपने बालों को पीछे छोड़ते हुए कहा।
एलिना की बात सुनकर शिवम मुस्कुरा दिया। दिल डालना भूल गया है या उस दिल में तुम्हारे लिए प्यार डालना भूल गया है? शिवम ने मुस्कुराते हुए एलिना के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। नो, नो, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, किसी के लिए भी उस दिल में थोड़ा भी प्यार नहीं है। पता है शिवम, आज पूरा स्टाफ सर के लिए कांग्रेचुलेशन कार्ड लेकर आया है, पर मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि सर इसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने मेरा कांग्रेचुलेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कार्ड्स कलेक्ट करने को तो कह दिए हैं, पर मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि सारे कार्ड्स रिसाइकलिंग फैक्ट्री में ही जाने वाले हैं। बस दिन रात काम काम, लगता नहीं कि बंदा इंसान है, बिल्कुल मशीन, जिसे कि मुस्कुराना भी नहीं आता। एलिना मुंह बनाती हुई बोली। ओह हो, तो तुम इसलिए नाराज हो कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी तरफ मुस्कुराकर नहीं देखा। लो, मैं हंसते हुए देखता हूं। अब खुश हो जाओ, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। शिवम ने हंसते हुए एलिना से कहा। तुमको देखकर तो ऐसे ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इस झूठी तारीफ की जरूरत ही नहीं थी शिवम। 10 महीनों में मैंने पहली बार तुम्हारे आने पर सर को मुस्कुराते हुए देखा, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, अदरवाइज आज तक मुस्कुराए भी नहीं। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहती, बल्कि सारा स्टाफ कहता है, जो कि यहाँ पर पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। एलिना ने मायूसी से कहा। सच में ये बात पर मेरी भी समझ में नहीं आती कि कोई इंसान इतना चेंज कैसे हो सकता है। शिवम धीरे से बोला। कुछ कहा तुमने? एलिना ने पूछा। जवाब में शिवम ने नामे सिर हिलाया। पर शिवम तुम यहाँ आज कैसे? तुम्हारा कॉलेज तो अपोजिट साइड में है ना? एलिना ने शिवम से पूछा। यस, कुछ पर्सनल काम है तुम्हारे बॉस के साथ, शिवम ने बताया। ओह, एलिना ने सोचने वाले अंदाज में होंठ गोल किए। क्या काम है? अगर तुम बताना चाहो तो। आदित्य चाचू ने ये कार्ड दिया है। शाह, पार्टी का कार्ड? मुझे नहीं लगता कि सर जाएंगे। एलिना ने बुरा सा मुंह बनाया। क्यों? शिवम ने एलिना की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। सर को पार्टीज बिल्कुल नहीं पसंद। तुमको पता है शिवम, सर हर साल कई बिजनेस पार्टीज और इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, पर खुद किसी पार्टी में मुश्किल से 2 मिनट से ज्यादा के लिए आज तक वहां नहीं पहुंचे, एलिना ने बताया। पता नहीं क्यों शिवम, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और आदित्य सर के अलावा शायद सर का कोई दोस्त भी नहीं, और ना ही उन्होंने आज तक किसी को दोस्त बनाया। नहीं यहाँ, नहीं इंडिया में। ओनली बिजनेस राइवल्स, बिजनेस फ्रेंड। तुम बहुत लकी हो जिससे कि सर इतना नॉर्मल वे में बात करते हैं, एलिना ने कॉरिडोर में चलते हुए शिवम से कहा। ये बात तो सही है, बचपन में उन्होंने मुझे अपनी साइकिल पर भी घुमाया है। शिवम मुस्कुराया। रियली? एलिना सरप्राइज थी। तुम्हें कोई शक लगता है क्या? शिवम ने एक अदा के साथ अपने बालों पर उंगलियां करते हुए कहा। एलिना ने हाँ में सिर हिलाया। फिर ना, मेरा कहने का यह मतलब है कि सर को बच्चे भी पसंद है? ये बात मुझे आज पता चली। अदरवाइज सर तो लड़कियों की तरफ ही नहीं देखते, तो बच्चे कहाँ से पसंद होंगे? शिवम, तुम्हें पता है सर ने शादी क्यों नहीं की अब तक? एलिना मिस्टर राणावत की निजी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहती थी, जो कि बिल्कुल एक रहस्य थी उन लोगों के लिए। क्यों, चाचू से शादी करने का इरादा है क्या? शिवम ने पूछा। नो, नो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। वह तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मुझे मेरी जॉब कंटिन्यू करने का इरादा है। सर से मत बताना, वरना उन्हें मुझे यहाँ से उठाकर फेंकने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। लास्ट मंथ इनके पेरेंट्स आए थे, तो वह भी सर पर शादी का दबाव बना रहे थे। मिस्टर राणावत न सिर्फ गुड लुकिंग और हैंडसम है, बल्कि वर्ल्ड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से भी एक है। इनके पीछे A1 मॉडल से लेकर हाई प्रोफाइल बिजनेस वुमेन्स की लाइन लगी रहती है। पर मजाल है सर, एक बार ही सही उनकी तरफ देख ले। एलिना की बात सुनकर शिवम सोच में डूबा हुआ था। मिस्टर राणावत उसके नहीं, उसके छोटे चाचू के बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों की फैमिली में अच्छे बिजनेस रिलेशन होने के साथ साथ फैमिली रिलेशन भी थे। शिवम उन बच्चों में से था जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा ही होते हैं। पढ़ाई लिखाई भी क्या करनी है, आखिर संभालना तो पेरेंट्स का लंबा चौड़ा बिजनेस ही है ना। वह अमेरिका भी पढ़ाई के लिए कम, चाचू से सीखने के लिए ज्यादा आया था, क्योंकि रणविजय चाचू उसके आइडियल भी थे। बचपन से ही शिवम अपने पापा से ज्यादा अपने चाचू आदित्य प्रताप और रणविजय राणावत के नज़दीक था, और उन दोनों की कई स्वीट मेमोरीज उसके दिमाग में भी थीं। वह अमेरिका आते वक्त भी बहुत खुश था कि बिजनेस स्टडी के साथ साथ उसे, जिसके अंडर उसे काम सीखना है,
वह उसके फेवरेट चाचू हैं। लेकिन यहाँ आकर उसने रणविजय को दूसरे ही रूप में देखा था। हालांकि रणविजय अभी भी उसके साथ बहुत नरम था, पर हर वक्त होठों पर सजी रहने वाली मुस्कुराहट, जो कि उसके फेवरेट चाचू की पहचान थी, वह अब रणविजय के होठों से काफी दूर जा चुकी थी। पहले ही वो रणविजय के इस तरह से अमेरिका आने पर काफी उलझा हुआ था, पर यहाँ आकर उसे और भी सब कुछ उलझा हुआ मिला था। जिंदगी के हर एक पल को जीने वाले उसके चाचू आज एक बिल्कुल मशीन बनकर रह गए थे। खुशी से हर वक्त चमकता हुआ उनका चेहरा आज खोजने पर भी उनके चेहरे पर उसे दिखाई नहीं पड़ता था। पर किससे पूछता? घर में भी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। दोनों राणावत की केबिन की ओर बढ़ गए। एलिना ने केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। यस, कम इन। मिस्टर राणावत ने बिना देखे ही एलिना को अंदर आने के लिए कहा। वह अपना लैपटॉप खोले हुए अपना काम कर रहा था। साथ में उसकी एक निगाह दूसरे लैपटॉप पर चल रहे उसके ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज पर भी था, जो कि उसे पूरे ऑफिस में हो रहे उसके सारे एम्प्लॉइज की गतिविधियां बता रही थीं। इसी बीच रहकर वह सामने लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर भी नजर डाल लेता था, जहां उसकी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू दिखाई जा रही थी। साथ में हर एक कंपनी के साथ उसके कंपैरिजन भी चल रहे थे। एलिना कॉफी का मग उनकी टेबल पर रखकर वहीं सामने खड़ी हो गई। मिस्टर राणावत उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थीं और आंखें एक साथ तीन तीन जगहों पर नजर रखे हुए थे। रणविजय ने अपना काम करते हुए ही कॉफी का मग उठाया और होठों से लगा लिया। एलिना चुपचाप खड़ी थी। पहला घूंट पीने के बाद मिस्टर राणावत ने एलिना की तरफ देखा। रणविजय की आंखों में कुछ ऐसा था, एलिना कांप गई। शिवम सर, आपसे मिलने आए हैं, एलिना घबराती हुई बोली। आदित्य हो या शिवम, ऑफिस में कोई उन्हें नहीं रोकेगा। ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? मिस एलिना, रणविजय ने कॉफी का मग टेबल पर रखते हुए एलिना से कड़े शब्दों में पूछा। ओके सर, ओके सर, भेजती हूँ। मैंने कहा था उन्हें आने के लिए, पर उन्होंने ही आपसे परमिशन लेने को कहा। एलिना सर पर पैर रख करके बाहर भागी। तुम मुझे मरवा दोगे? क्या मैं तुम्हें इस ऑफिस में अच्छी नहीं लगती? एलिना ने बाहर निकलकर धीरे से शिवम से पूछा। कहा था ना तुम्हें कि साथ चलो, पर तुम तो अब खड़े होकर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी जाओ, वरना सर मुझ पर फिर चिल्लाएंगे। फायर, एलिना ने उंगली से इशारा करते हुए बताया। एलिना की इस हरकत और डर पर शिवम खुलकर मुस्कुरा दिया। डोंट वरी, डोंट वरी, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपनी ड्यूटी करो।